नेता का बेटा बोला कि मनीषवा जो है फर्जी वीडियो बनाया और आप लोग उसके पीछे चल गए, और वो लड़का बोल रहा है कि वो निर्दोष है, निर्दोष है। कोर्ट ने बोला कि मनीष तुम निर्दोष हो, बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से क्या है? उनको मेरे से क्या है? सामाजिक न्याय के बारे में लालू प्रसाद यादव के कामों को कैसे देखते हैं? क्या बात करते हैं आप? कैसे देखते हैं? ईमानदार कसम से बोलिए, क्रिया खा पत्रकारिता करते हुए, खैर आप पत्रकारिता आपने पढ़ी नहीं है लेकिन करी है। हाँ। कितने साल आपको हो गए हैं? देखिए, पत्रकार तो मैं था ही नहीं, मैं यूट्यूबर था। फर्जी आरोप आप पे लगाया गया। वो आरोप लगाने वाला व्यक्ति फर्जी था। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का बार बार जाना सही है गलत? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अभी 2 3 दिन हुआ है मुझे पार्टी ज्वाइन। कैसा रहा आपका जेल का एक्सपीरियंस? चैनलों के हेड को कहना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के कम से कम 2 पत्रकारों को जेल जरूर भेजें। अग्निवीर पे क्या कहें? अग्निवीर पे सरकार ने सोच समझ के एक योजना लाया है, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि एक भी अग्निवीर जो भी सैनिक है उनका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मैं पार्टी लाइन से अलग बातें कर रहा हूँ एकदम। 4 साल बाद क्या करेगा वो? 4 साल बाद सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उन लोगों के लिए। वही तो पूछ रहे हैं क्या? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे मुझे मौका तो दीजिए, अभी 2 दिन हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए, मौका भी नहीं दिए, मुझे कुछ चीजें समझने दीजिए। अभी ये सूली पे लटका दीजिएगा। चिराग पासवान भी फिल्मों में फ्लॉप हो गए। चिराग पासवान फिल्मों में फ्लॉप हो गए। देखिए, वो हमारे पार्टी के नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना है। गठबंधन के साथी हैं। तो गठबंधन के साथी हैं। अभी 2 दिन हुआ है भाई, कुछ दिन तो हमको राहत, थोड़ा सा तो राहत दीजिए। सन ऑफ बिहार यूट्यूबर या पत्रकार, जिसको जिस भाषा में कहना होता है, मनीष कश्यप को याद करता है। आज मनीष कश्यप से हम बातचीत करेंगे और राजनीति के बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में 2 दिन हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं मुझसे, उस पे भी बात कीजिएगा तो हमको अच्छा लगे। बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शुरुआत से सब लोग यही करता है कि आरोप लगे। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, ये नहीं कहता है। 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके अलावा जो है 5 गोल्डन बटन वाला चैनल है। इतना संघर्ष किए, इतना सारे लोगों ने मेरे नाम का टैटू बनवाया अपने छाती पे। ये कुछ नहीं, बस आरोप लगे, उनको बैठाए हैं हम लोग। अब उनसे जो है कड़वे सवाल पूछेंगे। चलिए शुरू कीजिए। आपके वैसे भी प्रशंसक हैं जो पार्टियों से परे थे। हाँ, ना बीजेपी के, ना हाँ, जेडी के, ना जेडीयू हाँ, के। मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनकी भावनाएं क्या हुई? हमारी बातचीत हो रही थी कल, तो उन्होंने कहा कि बिहार का बच्चा दे गया गच्चा। ऐसे कह रहे हैं कि बहुत उम्मीदें थी। नहीं तो उम्मीदें थी तो मैं निष्पक्ष रूप अच्छा से सुनिए, मैं जीतता, उसके बावजूद जो है मुझे किसी ना किसी पार्टी का सहारा लेके ही काम करना पड़ता। मुझे अगर अपने संसदीय क्षेत्र में इंडस्ट्री लगवाना होता तो मैं किसके पास जाता? तो फिर आप कह क्यों रहे थे कि भाई स्वतंत्र होके जीत? आपने पप्पू यादव का उदाहरण दिया, तमाम लोगों का उदाहरण दिया कि स्वतंत्र होके, लेकिन जीतने के बाद सुनिए, जीतने के बाद उन्होंने किसी पार्टी का, सरकार का सहारा लिया कि नहीं लिया? ये क्या आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे नहीं, में शामिल होने के लिए? नहीं, मैं ये चीजें कह रहा था कि बिहार का जो जेन्युइन मुद्दा है बाढ़ पे काम होना चाहिए। पार्टी ने कहा काम करेंगे, मनीष कश्यप ने कहा ठीक है हम आपके साथ। तो बैकफायर क्यों हो गया? बाढ़ पे जब अगर पार्टी बोल रही है कि हम काम करेंगे बाढ़ पे, बिहार का जो सबसे बड़ा समस्या है बाढ़, उस पे काम करेंगे। रक्सौल एयरपोर्ट की काम जो मैंने मुद्दा उठाया उस पे काम होगा। जो रक्सौल और बेतिया शहर के लिए रिंग रोड का मुद्दा उठाया उस पे काम होगा। पार्टी ने कहा, मैं पार्टी के साथ आ गया। इसमें बैकफायर क्यों हुआ? पार्टी संपर्क की आप गए पहले? अब पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। मनोज भैया आए थे, बिहार आए थे, वो लेके गए। और बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, अच्छी पार्टी है, कौन नहीं जाना चाहता है? आपको मौका मिलेगा, जेपी नड्डा जी ज्वाइन कराएंगे, आप भी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं जाएंगे। वो यहाँ पे कह रहे हैं। किस आधार पे जाएंगे? अच्छा भाई क्यों नहीं? आपको देश का सेवा करने का मौका मिले अगर पार्टी के थ्रू, राजनीति के थ्रू, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? देश की सेवा राजनीति के थ्रू की जा सकती है। देश का सेवा सबसे अच्छे ढंग से राजनीति के थ्रू ही की जा सकती है। जो सेना में वो राजनीति से जा रहे हैं। नहीं, सेना में जो है वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। सुनिए 1 मिनट पहले, एक लेट मी क्लियर। सेना में है वो भी देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी सरकार नहीं थी, तो वही पत्थर खाने के लिए मजबूर थे। ये भी तो आपको पता रहना चाहिए। वही कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी तो अच्छे IAS IPS अधिकारियों का 30 बार ट्रांसफर हो जाता था, वो नहीं कर पाते थे। अग्निवीर पे क्या कहेंगे? अग्निवीर पे सरकार ने सोच समझ के एक योजना लाया है, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूं कि एक भी अग्निवीर जो भी सैनिक है उनका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मैं पार्टी लाइन से अलग बातें कर रहा हूँ, एकदम क्लियर कह रहा हूँ कि एक भी अग्निवीर योजना में शामिल जो है, एक भी जवान का जिंदगी नहीं बर्बाद होना चाहिए। 4 साल बाद क्या करेगा वो? 4 साल बाद सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उन लोगों के लिए।
वही तो पूछ रहे हैं क्या तो वही करेंगे? तो मैं बोल रहा हूँ, अरे मुझे मौका तो दीजिए, अभी 2 दिन हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए, मौका भी नहीं दिए, मुझे कुछ चीजें समझने दीजिए, अभी ये सूली पे लटका दीजिएगा। मैं ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि अग्निवीर योजना में शामिल जितने भी भारतीय सेना के जवान हैं, उनमें से किसी का भी जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोई कह सकता है, मैं कह रहा हूँ, पार्टी में शामिल होने के बावजूद कह रहा हूँ, तो ये तो अप्रिशिएट कीजिए ना मुझे कि मनीष 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया और तब भी तुम जो है ऐसी बातें कर रहे हो। बीजेपी ने क्या आश्वासन दिया? बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो टिकट है, नहीं देंगे? देखिए टिकट देना नहीं देना वो काम के हिसाब से तय होता है भारतीय जनता पार्टी में, और वो जो है काम करूंगा टिकट मिलेगा, नहीं काम करूंगा नहीं मिलेगा, उस लायक रहूंगा टिकट मिलेगा, उस लायक नहीं रहूंगा नहीं मिलेगा। चुनाव मैदान में थे, लायक नहीं थे आप? चुनाव मैदान में था, मैं अपने आप को लायक समझता था, भारतीय जनता पार्टी लायक समझेगी, एकदम बिल्कुल टिकट देगी। जब आप लायक थे बीजेपी में आए तो कैसे हो जाएंगे कि लायक नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पार्टी अपने नजरिया से देखेगी और देखेगी तो टिकट देगी, मैं उस लायक रहूंगा टिकट देगी, बिल्कुल टिकट देगी। आपने एक इंटरव्यू में और क्या पता टिकट से पहले कुछ और बना दे मनीष कश्यप को और बोले कि तुम यहाँ पे आके जो है काम करो। बिल्कुल, ये चीज है तो पार्टी डिसाइड करती है ना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे चाय वाला का बच्चा जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। कांग्रेस में ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखे होंगे, एक नाम बता दीजिए आप। राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखे होंगे, एक नाम बता दीजिए। शिवसेना में जो है आपने नहीं देखा होगा, बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को नहीं नियुक्त करके जो है उद्धव ठाकरे को नियुक्त कर दिया, और उद्धव ठाकरे अब मिस्टर पेंगुइन के साथ जो है खेल रहे हैं कि अब पेंगुइन जो है हमारा अगला बारिश होगा। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी का स्थिति देख लीजिए, डीएमके जो है तमिलनाडु का सरकार है, उसकी स्थिति देख लीजिए। पहले करुणानिधि, फिर एमके स्टालिन, अब उदयनिधि स्टालिन जो फिल्मों में फ्लॉप हुए और जो है अब जो है वारिस बनेंगे। आप देख लीजिए आंध्रा में और तेलंगाना में देख लीजिए स्थिति। चिराग पासवान भी फिल्मों में फ्लॉप हो गए। चिराग पासवान फिल्मों में फ्लॉप हो गए। देखिए वो हमारे पार्टी के नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना। अरे गठबंधन के साथी हैं। तो गठबंधन के साथी हैं, अभी 2 दिन हुआ है भाई, कुछ दिन तो हमको राहत, थोड़ा सा तो राहत दीजिए। ये चीज है, और ऐसा बोलने वाला आप लोगों को मिलेगा भी नहीं। ये चीज है। अच्छा, एक दूसरा सवाल है, तेजस्वी यादव से क्या है? उनको मेरे से क्या है? कभी मेरे माँ से आप लोगों ने जाके नहीं पूछा कि तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप से क्या खुन्नस है जब मैं जेल में था? तो कभी आप लोगों ने नहीं पूछा? मेरे ऊपर 4 FIR हुआ, तब पहला वीडियो बनाया तेजस्वी यादव के खिलाफ। उस 4 FIR के पहले का एक भी वीडियो दिखा दीजिए मुझे, तब आप लोगों ने क्यों पूछा? क्यों नहीं पूछा? खाली राजा का बेटा की तरफ से बोलिएगा लोग, कभी गरीब के बेटा की तरफ से बोल दीजिएगा तो क्या पेट में जो है ये हो जाएगा, पथरी हो जाएगा? काहे नहीं पूछ रहे हैं लोग, बताइए। तेजस्वी तो नहीं, क्यों नहीं पूछे तेजस्वी से जाके? आपका तो चैनल बहुत बड़ा है, लोकमत जो है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा अखबार है, मैं पूना में था, 8 साल रहा हूं मैं वहां पे। क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? क्या खुन्नस था मनीष कश्यप से? बताइए, क्या मैंने क्या गुनाह किया था? गुनाह बताइए मेरा, क्या गुनाह किया था? तेजस्वी ने बोला कि फर्जी वीडियो दिखाइए। आपको 7 दिन का समय देते हैं, खोजिए, पूरा टीम को लगा दीजिए, यहाँ पे पूरा टीम को लगा दीजिए और वो फर्जी वीडियो का 1 सेकंड का क्लिप दिखा दीजिए कि मनीष कश्यप ने कुछ गलत बोला। एक नेता का बेटा बोला कि मनीषवा जो है फर्जी वीडियो बनाया और आप लोग उसके पीछे चल गए, और वो लड़का बोल रहा है कि वो निर्दोष है। कोर्ट ने बोला कि मनीष तुम निर्दोष हो, बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। ये कैसा मीडिया, ये कैसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? क्यों मजबूती के जगह पे जो है उसमें दिमाग लगते जा रहा है? सवाल होना चाहिए था कि नहीं तेजस्वी जी से, जब मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया, जब मेरा 9 महीना कौन वापस लाएगा? आप लोग लाते, आप लोग सवाल करते, ताकि आगे से जो है कोई नेता का बेटा जो है ना किसी गरीब मासूम को जो है फंसाने का प्रयास नहीं करता। कल मेरे ऊपर रहने से लगा, आज बोल दीजिएगा आपके ऊपर भी लग सकता है। विरोध कीजिए उस सारे गलतियों का जिन लोगों ने गलत किया। अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर बीजेपी मौका दी चुनाव लड़ने की, करेंगे? तेजस्वी के खिलाफ नहीं, बिहार के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। तेजस्वी के खिलाफ क्या लड़ूंगा? तेजस्वी तो पूरा बिहार के खिलाफ है, पूरा बिहार जो है तेजस्वी के खिलाफ है वर्तमान समय में। तेजस्वी यादव को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि वो जिस विधानसभा से लड़ते हैं उस विधानसभा से अगली बार चुनाव लड़के दिखाएं, वो हार जाएंगे। एक दिन नहीं गए, काहे नहीं खबर चलाएं आप लोग कि तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने नहीं जाते हैं? एक वो विधायक से तो पूछे नहीं सवाल, हम मनीषवा पार्टी ज्वाइन किया तो काहे ज्वाइन कर लिए, काहे ऑडियो वायरल हो रहा है, काहे वीडियो वायरल हो रहा है, काहे नहीं पूछे उनसे? वो अपने विधानसभा में एक दिन नहीं गए, सिंगल डेज तेजस्वी यादव अपने विधानसभा में नहीं गए। कहां आप लोगों का सूत्र गायब हो जाता है? क्यों नहीं वो सूत्र जो है खबर लेके आता है कि राघोपुर दियारा के क्षेत्र के लोग जो है बाढ़ के दिन में जो है डूब जाते हैं पानी में, वहां का स्कूल का, वहां का अस्पताल का स्थिति एकदम बर्बाद है, जर्जर है। क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? 18 साल से किसकी सरकार थी? 18 साल से जो है एकदम गलत हुआ है बिहार में, हम खुल के बोल रहे हैं।
पिछले 12 साल से जो है अनस्टेबल पॉलिटिकल स्टेट है बिहार। 2012 से लेकर 2024 तक अनस्टेबल रहा। हर 2 साल में, हर 1.5 साल में, हर 6 महीना में सरकारें बदल गई वहां पे। 2012 में जब नरेंद्र मोदी जी का नाम नेशनल लेवल पे आने लगा और नीतीश कुमार जी को लगने लगा कि इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाएगा, और नीतीश कुमार जी उस समय सीनियर नेता थे नरेंद्र मोदी जी से, उस समय से पॉलिटिकल अनस्टेबल हो गया और 2024 तक पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट है। इसलिए जो है बिहार की बर्बादी हुई। और आज हर पार्टी के नेता मानते हैं कि हाँ बिहार एज कंपेयर टू अदर स्टेट थोड़ा सा पीछे है, ये बात सत्य है। उस पे बात कीजिए ना, उस पे पूछिए ना मेरे से सवाल। मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा तब तो। विशेष राज्य का दर्जा एकदम मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा से पहले जो है विशेष पैकेज मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। और उससे पहले जो है ना बिहार में कम से कम 2 एक्सप्रेसवे की जरूरत है, 3 एयरपोर्ट की जरूरत है। लॉजिकली मैंने लेटर लिखा है, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। रक्सौल इंटरनेशनल शहर है, बीरगंज के पास है, और वहां से नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो 195 किलोमीटर भागलपुर है, 210 किलोमीटर जो है पटना है, और लगभग जो है 170 किलोमीटर के आसपास जो है गोरखपुर एयरपोर्ट है। रक्सौल में एयरपोर्ट बनना चाहिए। दूसरा बेगूसराय जो इंडस्ट्री का हब है बिहार का, वहां पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए। और तीसरा पूर्णिया, वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। 3 एयरपोर्ट वर्तमान समय में बनना चाहिए। 21 एयरपोर्ट जो है यूपी में बन गया। बिहार में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, एक गया में, एक पटना में और एक दरभंगा में, और तीनों एयरपोर्ट की स्थिति खराब है। 3 और नए बनेंगे, 6 एयरपोर्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। 2 एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, एक रांची को कनेक्ट करने के लिए पटना से, और दूसरा जो है रांची को पटना से कनेक्ट करते हुए चंपारण रक्सौल को कनेक्ट करे, और दूसरा एक्सप्रेसवे जो है बक्सर से शुरू होकर जो है पटना होते हुए भागलपुर जाए। इन सब चीजों पे आप किसी नेता से सवाल नहीं पूछते आप लोग। आए कोई युवा मनीषवा पढ़ा लिखा आया है, सिविल इंजीनियर आया है, और उसको जो है जब से हम ज्वाइन किए हैं तब से पूछ पूछ के अरे ठीक है, हम आप लोगों का सम्मान करते हैं क्योंकि हम भी इसी फील्ड से आए हैं। ये चीजें हम जानते हैं कि सवाल पूछना सही है, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से पूछना गलत है। एक आदमी से पूछना गलत है। आप चलिए, तेजस्वी जितना बढ़िया से आप लोग बुलाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, सबको जवाब देते हैं, सबको। एक बार उन लोगों से समय तो लीजिए 5 मिनट का कि चलो बिहार के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। देंगे वो लोग समय? नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का बार बार जाना सही है गलत? मैं देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अभी 2-3 दिन हुआ है मुझे पार्टी ज्वाइन किया। कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आप व्यक्तिगत रूप से दीजिए। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं यही कहूंगा कि बीजेपी जो है अपने दम पे जो है बिहार में सरकार बना लेगी। नीतीश के साथ जाना गलत था? नहीं, मैं गलत सही नहीं बोलूंगा। मैं गलत सही नहीं बोलूंगा। मैं इतना बोलूंगा कि बीजेपी इतना सक्षम है कि अगर अकेले भी लड़े ना पूरा बिहार में बीजेपी, तो अकेले दम पे जो है 35+ सीट जाएगा बीजेपी को, अकेले दम पे। और अकेले अगर विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़े ना तो 150+ जाएगा बीजेपी, एकदम इतना सक्षम है। और बाकी जो है शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया होगा कि नीतीश जी के साथ क्यों गए, क्यों नहीं गए, क्या कारण था, क्या नहीं। लेकिन नीतीश जी एक अच्छे नेता है। आज तक 19 साल हो गया, एक पार्टी बदलने के अलावा कभी भी उनके चरित्र पे दाग नहीं लगा है। उनके कुर्ता पे भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और कमाल की बात है नीतीश कुमार जी के अंदर ये कि जब इंडी गठबंधन ने 16 पत्रकारों को पूरे देश में बैन किया तो नीतीश कुमार जी उस गठबंधन के हिस्सा थे, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि नहीं, पत्रकारों को आजादी दी जानी चाहिए, वो स्वतंत्र है और उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो है, खासियत है नीतीश। पत्रकार बिक गए हैं। देखिए, अब मैंने ये बात नहीं सुना है। नहीं सुना आपने? मैंने नहीं सुना है। अब दुनिया का सारा जानकारी हमारे पास थोड़ी रहेगा। न्यूटन या आइंस्टाइन थोड़ी है हम मनीष कश्यप है, जितना जानकारी हो उतना का जवाब दे रहे हैं। ये चीजें आप बोल रहे हैं कि बिहार पीछे है। हाँ, एकदम। आपको क्या लगता है बिहार बीजेपी की कितनी हिस्सेदारी है इसमें? सबकी गलती है, एकदम बिल्कुल सबकी गलती है। अब सब मिलके जो है उसको बनाएंगे, लेकिन इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है लालू परिवार, लालू का वो जंगल राज। जब 1990 का दौर, इंडस्ट्री जब बाहर की कंपनियां, एमएनसी कंपनियां और एलपीजी जब लागू हुआ था, और जब भारत का विकास जो है एक दूसरे लेवल पे जाने वाला था, जब एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उस समय जो है 90 का दशक, उस समय जो है बिहार में जो है ये आ गए, लालू जी आ गए। और बिहार में जितनी सारी फैक्ट्रियां थी, जितने सारे मरवारी लोग थे, जितना शोरूम था, उन लोगों से रंगदारी वसूलना शुरू हो गया। उन लोगों के बच्चे का किडनैपिंग शुरू हो गया। अपहरण को मेन धंधा बना दिया गया। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण, किडनैपिंग जो है उस समय बिहार में होने लगा।
इसलिए बिहार बर्बाद हो गया। सामाजिक न्याय के बारे में लालू प्रसाद यादव के कामों को कैसे देखते हैं आप? क्या बात करते हैं आप, कैसे देखते हैं? ईमानदारी से कसम से बोलिए, क्रिया खा के। हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप बताइए कर्पूरी ना। ठाकुर अपने बेटा को कभी टिकट नहीं दिए, बेटा ने टिकट मांगा कर्पूरी ठाकुर से तो बोले कि या तो तुम रहोगे राजनीति में या तो हम। जब दो बार का सीएम जब मरते हैं तो उनके पास एक घर भी नहीं रहता है। और लालू प्रसाद यादव वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में थे, वहां से शुरू किया। आज उनका बेटा फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, एगो बेटी सिंगापुर में रहती, एगो बेटी का शादी हरियाणा में सांसद से हुआ, दूसरा बेटी का शादी जो है यूपी में सांसद से हुआ, और उसको सामाजिक न्याय कहते हैं। गजब सवाल गलत है आपका, आपका बिल्कुल सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। सामाजिक न्याय का पुरोधा कैसे बोल सकते हैं उस आदमी को जिसने जो है बिहार को बर्बाद कर दिया, अपने परिवार के अलावा किसी को समझा ही नहीं। अब बताइए, लालू जी ने पिछले 35 साल में एक आदमी को बनाया हो अपने परिवार के अलावा? एक नेता का नाम अगर आपको याद होगा तो हम यहीं से जाएंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक नेता का नाम बताइए आप, बताइए एक नेता का नाम अपने परिवार के अलावा किसको बनाए हो? अरे कर्पूरी ठाकुर का बाल खाली कॉपी कर लेने से कोई कर्पूरी ठाकुर नहीं बन जाता है, ठीक है। और कमाल की बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा मवेशी यादव भाइयों के पास है, और घोटाला भी किया तो चारा, यानी यादव भाइयों का ही चारा खा गए वो। चलिए अब कई लोगों का कुछ सवाल इधर से भी ले लेते हैं। तो पहले तो आपका लोकमत के न्यूज रूम में स्वागत है। आप और हमारे साथी बातचीत कर रहे थे। दो सवाल है मेरे। सबसे पहला तो सवाल ये है कि आप जब वंशवाद की बात हो रही थी तो आपने तमाम पार्टियों को एक तरफ से घेरा, तमाम पार्टियों का नाम दिया। चिराग पासवान की जब बात हुई तो आपने कहा 2 दिन हुआ पार्टी ज्वाइन किए हुए। अब तो बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, बताओ ब्लॉगर, आपने आपको पत्रकार भी कहते हैं। तो चिराग पासवान की भी जो पूरी पार्टी है उस पर तो परिवारवाद का आरोप है, उनको कैसे आप वॉकओवर दे सकते हैं? देखिए, हम उनको वॉकओवर नहीं दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि आप अगर दूसरी पार्टियों को देखते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना जो है हम विपक्ष की पार्टियों से कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तुलना जो है हम दूसरे किसी उस लोगों से नहीं कर सकते हैं जो गठबंधन में। हम विपक्ष से तुलना कर सकते हैं, दैट्स इट, सिंपल। और इसका जवाब सिंपल है कि आप विपक्ष की किसी भी पार्टी का तुलना जो है भारतीय जनता पार्टी से करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जो है वंशवाद हावी होते हुए दिखाई नहीं देगा। हम चिराग पासवान की पार्टी की बात, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और वो विपक्ष में भी नहीं है। हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, या तो विपक्ष के बारे में बोल सकते हैं। पंकज सिंह को कैसे देखते हैं? पंकज सिंह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता है। अगर किसी सांसद का बेटा सांसद बनेगा तो पहले वो काम करेगा, और काम करेगा उसके बाद से उसको मौका मिलेगा। अब मौका मिलेगा तो मौका मिलते ही उसको मंत्री नहीं बना दिया जाता। आप देखिए स्थिति क्या है तमिलनाडु में डीएमके की। करुणानिधि का बेटा एमके स्टालिन, जिस दिन चुनाव लड़े उसी दिन मंत्री बने। मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार वहीं रहेंगे, करुणानिधि गए तो एमके स्टालिन बने। आप कह सकते हैं योगी जी के बाद पंकज सिंह जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? येदियुरप्पा आप ये बात कह सकते हैं? नहीं, मैं दूसरा सवाल है, येदियुरप्पा गए तो उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री तो नहीं ना बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे को मुख्यमंत्री तो नहीं ना बनाया गया, नहीं ना बनाया गया। और येदियुरप्पा का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, उस लायक होंगे, तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को संघर्ष नहीं करना पड़ा, आरजेडी में जो है तेजस्वी यादव को संघर्ष नहीं करना पड़ा, डीएमके में एमके स्टालिन को संघर्ष नहीं करना पड़ा, और ममता बनर्जी की जो टीएमसी पार्टी है बंगाल में, जो बंगाल को जो है बंगाल को नर्क बना के रखी है ममता बनर्जी, और वहां के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अभिषेक बनर्जी को संघर्ष नहीं करना पड़ा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिखाती है कि यहाँ पे अगर आइएगा, संघर्ष कीजिएगा, तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा। रघुवर दास का कौन पॉलिटिकल गॉडफादर था? खट्टर जी का कौन था? आप बताइए, कोई नहीं था। ऐसे हटा क्यों दिया गया? ऐसे लोगों को मौका मिलता है। खट्टर जी को मौका दिया गया 9 साल। नहीं, उम्र हो गया होगा, बीमारी होगी, टिकट दे दिया गया है उनको, कुछ और रीजन होगा, कुछ और रीजन होगा, कुछ और। यहाँ पे यही चीजें है ना कि अगर आप तेज, देखिए आप दौड़ रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, लेकिन आपसे तेज दौड़ने वाला आता है तो उसको मौका दे दिया जाता है। राजद में चले जाइए, उसका पैर काट दिया जाता है। आप समाजवादी पार्टी में चले जाइए, उसका पैर काट दिया जाता है। कांग्रेस में जो है कार्टूनिस्ट और राहुल गांधी से ज्यादा तेज तर्रार आदमी कोई रह ही नहीं सकता है कांग्रेस में, उसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सच्चाई है। बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है। जितना बढ़िया तरीके से नोएडा में बैठ के आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि केरल में बैठ के जो है ना वहां के सरकार के खिलाफ सवाल पूछ के दिखा दीजिए। आप बंगाल में बैठ के जो है ना ममता बनर्जी के खिलाफ सवाल पूछ के दिखा दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को आजादी देता है। और नहीं तो
यही कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और सारे पत्रकारों का जो है दरवाजा पे ताला लगवा दिया था, अकबर रोड में जितने भी प्रिंट मीडिया थे उस समय आपातकाल लागू होते समय, उस समय तो उफ तक नहीं आया। आप भी ये मानते हैं क्या कि आजादी 2014 के बाद ही मिली? नहीं, आजादी तो 1947 में ही मिली, लेकिन देश का नाम सम्मान के साथ जो है विदेशों में जो है नरेंद्र मोदी जी के दौर के बाद से लेना शुरू हुआ। चलिए मैं अगले सवाल पे आता हूँ। जो लोग देख रहे हैं ये इंटरव्यू वो जरूर ये तुलना करेंगे जब देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप जब माइक लेकर के घूम रहे थे, जब बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, तो उनकी बेबाकी कुछ और हुआ करती थी। अभी सवाल भी तो आपका बदल गया। अभी आप रोड पे सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, आप नाला पे सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार पे पूछ ही नहीं रहे। अब आप नेता हैं मनीष, अब आप ब्लॉगर नहीं हैं, तो सवाल बदलेंगे। आप बहुत चालाकी से एलजेपी के सवाल को घुमा दे रहे हैं। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान के बहनोई को जमुई से टिकट लेने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ा? देखिए, मैंने क्या बोला कि हर किसी का कहिए क्यों? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं या तो अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ या तो विपक्ष के बारे में बोल सकता हूँ। अगर भारत और साउथ अफ्रीका मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का एनालिसिस क्यों होगा? आप बताइए। हम तो या तो अपने पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, या तो एकदम बिल्कुल देखते हैं। आईपीएल में सारे देश के प्लेयर हाँ, वैसे ही एनडीए है। हाँ, एनडीए में सारे देश के प्लेयर एक गठबंधन बना के बैठे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उसके बारे में हमारे और साथी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। बस एक सवाल मैं पूछ लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। मनीष कश्यप को लेकर के लगातार कई तरह के नैरेशन चलते रहे, आज इसका आप जवाब दे दीजिए। आप यूट्यूबर के तौर पे आपने करियर शुरू किया, उसके पहले इंजीनियर थे। बहुत लोग ये मानते हैं कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, फिर आप पे आरोप भी लगे। आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मनीष कश्यप कौन है, उनका परिचय क्या है, वो आप ही बता दीजिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरा परिचय सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। आपने बोला मुसलमानों के खिलाफ जो है मनीष कश्यप रहते हैं। आरोप लगा, मैंने 100 ठेकेदारों के खिलाफ वीडियो बनाया। देखिए आरोप लगाने वाले कैसे लोग होते हैं। 100 ठेकेदारों के खिलाफ वीडियो बनाया जिसमें 99 ठेकेदार हिंदू थे। किसी ने नहीं बोला हिंदू विरोधी है। एक दाढ़ी वाला भाई साहब जो है गांधी जी का मतलब कि आश्रम भितारवा में बन रहा था, उसमें चुन्ना लगा रहा था, हम उसको पकड़ लिए। उसमें कमेंट में देखने लगे मुस्लिम विरोधी है। हम रणवीर सिंह जब न्यूड फोटोशूट कराए थे उनके खिलाफ बोले। अमिताभ बच्चन जब कमला पसंद का ऐड किया उनके खिलाफ बोले। अजय देवगन जब ऐड किया विमल का तो हम उनके खिलाफ बोले। अक्षय कुमार को बोले। और शाहरुख खान को हुए विमल के ऐड में बोल दिया तो मुस्लिम विरोधी हो गया। ऐसा नहीं ना चलेगा भाई। इतने सारे अपराधियों के खिलाफ बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्यन खान जब केस हुआ, जब प्रकरण हुआ, उसमें बोल दिया तो मुस्लिम विरोधी है। हम कभी भी मुस्लिम धर्म के ऊपर या मुस्लिम धर्म ग्रंथों के ऊपर या धर्मस्थल के ऊपर आज तक एक शब्द नहीं बोले, लेकिन जो भारत के खिलाफ है उसके खिलाफ तो हम लोग बोलेंगे। आपने 10 में से 5 सवाल के जवाब में कहा कि आप 2 ही दिन हुए हैं पार्टी आपको ज्वाइन किए हुए। 10 में से नहीं, सारा सवाल का जवाब सारे सवाल के जवाब में ही आपने लगभग कहा है नहीं, कि पार्टी ज्वाइन किए हुए 2 ही दिन हुए हैं। हाँ। आपने ये बात मानी पत्रकारिता करते हुए। खैर आप पत्रकारिता आपने पढ़ी नहीं है लेकिन करी है। हाँ। कितने साल आपको हो गए हैं? देखिए, पत्रकार तो मैं था ही नहीं, मैं यूट्यूबर था। पता है मैं कंफ्यूजन में जी रहा था कि मैं पत्रकार बन गया हूँ, लेकिन जब जेल गया ना तो पत्रकारों ने मुझे बता दिया कि तुम पत्रकार नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, पत्रकार तो हम लोग हैं। ये चीजें हमको पता चल गया। जानते हैं कैंसर से कितने लोग मरते हैं? 9 लाख लोग मरते हैं। और पत्रकारों लोगों के पत्रकारिता में ये नहीं है कि कैंसर के खिलाफ बोले, का है कि अखबार में फ्रंट पेज पे उसी का ऐड आता है। उन लोगों ने मुझे बता दिया कि मनीष तुम पत्रकार नहीं हो, तुम हम लोगों के साथ नहीं हो, हम लोगों की श्रेणी में नहीं हो, तुम अलग हो। तो जेल से निकलने के बाद मैं यूट्यूबर हूँ, वो कहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मनीष कश्यप भले ही यूट्यूबर है, भले ही पत्रकार है, भले ही नेता बन गया, भ्रष्टाचार पर आपकी राय क्या है? एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और बिहार में अभी भी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है। एक शब्द ज्यादा बोल दिया मैं आपको, एकदम भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है? अब देखिए, उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं की, इंजीनियर बन गए तो भी
नहीं नहीं सुनिए, आपने बहुत बोल लिया, अब एक बार हमें सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते, आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते, आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं ये कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए हर दिन जो है, नहीं पूछिए, सवाल पूछिए, आपका गुस्सा जो है जायज है। हर दिन जो है इस देश में अनेकों मुद्दा होता है, उसमें से कुछ मुद्दा ये अनेक मुद्दा नहीं है मनीष, ये अनेक मुद्दा नहीं है, ये वो एक मुद्दा है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी प्रभावित करता है। ये वो मुद्दा है जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये असंवैधानिक है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये उन सवालों के जवाब में जो आपने जवाब दिए, एक और जवाब है जो हर बार कह रहे हैं कि 2 दिन पार्टी ज्वाइन हुए हैं। कोर्ट ने बहुत सारे चीजों पे जो है अपना फैसला दिया और कोर्ट के फैसलों पे हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना जानते हैं कि कोर्ट ने ही आपको बाहर निकालने का फैसला भी दिया होगा। कोर्ट के फैसले पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपकी राय जानना चाहती हूँ। 2 दिन के नेता के तौर पर मत जवाब दीजिए, आप छोड़िए सब, आप पत्रकार के तौर पर दीजिए, इंजीनियर के तौर पर दीजिए, आम जनता के तौर पर दीजिए। पार्टी ने इस बॉन्ड को लाया था तो कुछ सोच समझ के लाया था कि इससे अच्छा होगा, देश का भला होगा और पारदर्शिता आएगा। और पारदर्शिता आपके सामने है कि किसने कितना चंदा दिया है, किस पार्टी को चंदा दिया है, वो सामने है। नहीं, लेकिन सामने तो है ना, कम से कम देखिए सामने तो है ना। मनीष, आप अभी आप क्या मानते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक शब्द में जवाब दीजिए, ये योजना सही थी या गलत? पार्टी ने सही सोच के लाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे हैं सही, अभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आप जजमेंट पे सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी ने योजना सही ढंग से लाया था, सही तरीके से लाया था, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। नहीं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से हुआ था, लेकिन उसमें अब आगे क्या हुआ उसके बारे में मुझे स्टडी करने का मौका दीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं पारदर्शिता के तौर पर लाई गई हाँ, थी। अब आप कह रहे हैं आपको स्टडी करने की जरूरत है। बाद में क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए मैं इंतजार करूंगी, 2 दिन नहीं 2 महीने के नेता जब बन जाएंगे ना, आपसे मौका मिलेगा सवाल करने का, फिर आऊंगी इस सवाल के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है। और आपको कोई खुन्नस है मेरे से? यूट्यूबर हैं, आपने अभी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया कि आप पत्रकार नहीं यूट्यूबर हैं। एक यूट्यूबर के तौर पर भी इस डिजिटल मीडिया के दौर में हम सब जो एक जरूरी चीज का ध्यान रखते हैं वो है कि अफवाह फैलाई जाए। आप पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा है वो यही है कि अफवाह आपने फैलाई जिससे 2 राज्यों के बीच में वैमनस्य बढ़ा, यही आरोप आप पे लगा। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या था, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। क्या हुआ था उस समय जब आपको ये पता चला कि तमिलनाडु में बिहार के जो रहने वाले लोग हैं उन पर हमले हो रहे हैं, और फिर आपने उसको किस तरह से कवर किया और क्या आरोप आप पे लगे, मैं आपसे जानना। देखिए सारा वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए। मैंने बोला कि बिहार के मजदूरों को समस्या होता है और अनेकों राज्य में होता है, मैं अनेकों राज्य का नाम रखा, वो सारा का सारा वीडियो है, सारा का सारा वीडियो। मैंने कोई अफवाह फैलाया नहीं। देखिए मेरे से पहले जो है 11 फरवरी को ट्रेन में घुस के पूछा जाता है कि हिंदी और मारना शुरू किया जाता है। पप्पू यादव जी ट्वीट करते हैं, आप जा रहे हैं, सुनिए पप्पू यादव जी 28 फरवरी को ट्वीट करते हैं, बिहार विधानसभा में 2 मार्च को हंगामा होता है और 3 मार्च को मैं वीडियो बनाता हूं कि बिहार के मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार ले, और वो सारा का सारा वीडियो मेरे चैनल पे है। मैंने ना तमिलनाडु के बारे में कुछ बोला, ना तमिलनाडु के लोगों के बारे में बोला, ना वहां के नेता के बारे में बोला। मैंने सवाल पूछा कि अगर ये सारी चीजें हिंदुस्तान अखबार में फ्रंट पेज पे आया खबर, दैनिक भास्कर ने छापा, प्रभात खबर ने भी दिखाया और भी बहुत सारे चैनलों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे चैनलों ने दिखाया। मैंने सवाल पूछा कि अगर ये घटना सही है तो बिहार के मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, और अगर ये घटना गलत है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। मैंने सवाल पूछा, लेकिन इन लोगों को लगा कि इन सब चीजों के बीच में मनीष कश्यप को पकड़ लिया जाए और मनीष कश्यप के ऊपर जो है कार्रवाई करा दिया जाए और मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया जाए। और ये लगा किसको? ये लगा तेजस्वी यादव जी को। काहे कि उनको पहले से ही मेरे से खुन्नस था, क्योंकि वो भी युवा थे, मैं भी युवा था। अगर मेरे ऊपर आरोप लगा, चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आरोप लगा, कोर्ट ने मुझे उस केस में बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सवाल क्यों नहीं पूछे कि आपके ऊपर आरोप लगा मनीष जी, कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, अब आपका 9 महीना कौन लौटाएगा? ये भी तो एक सवाल होना चाहिए था ना। बिल्कुल, मैंने वो केस में फॉरेंसिक जांच हुआ। सुनिए उस केस का मैं कहानी बताता हूँ।
उस केस में फॉरेंसिक जांच हुआ। बिहार में पहली बार किसी, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, पहली बार किसी यूट्यूबर का केस स्पीड ट्रायल में गया। स्पीडी ट्रायल में मेरा केस गया, पता है, बेल पे मैं बाहर आया, फिर उसके बाद से केस स्पीडी ट्रायल में गया और 1 से 1.5 महीना के अंदर वो ट्रायल हुआ, केस जांच हुआ और पता चला फॉरेंसिक जांच में जो सारा चीज जो है हैदराबाद भेजा गया कि कहां भेजा गया, वहां से जांच करके पूरा चीजें मंगाया गया और फॉरेंसिक जांच में पता चला मनीष कश्यप की संलिप्तता इसमें है ही नहीं। और तब मैं यहाँ पे आके डंके की चोट पे अपनी बातों को रख रहा हूं। अगर मेरी संलिप्तता होती तो शायद मैं आज सलाखों के पीछे होता। तो जो आप पर आरोप लगा कि जक्कनपुर में अपने 2 साथियों के साथ बंगाली कॉलोनी में आपने वीडियो शूट किया और उसको इस तरीके से फैलाया कि वो तमिलनाडु में भी बिहारियों के साथ जो हो रहा है वो फर्जी आरोप आप पे लगाया गया। वो आरोप लगाने वाला व्यक्ति फर्जी था, तेजस्वी यादव जी फर्जी थे। और देखिए, भगवान के कलाठी चलता है ना तो दर्द बड़ा होता है। जब हम जेल जाने से पहले कहे थे ना कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगा, तो लोग कहता था पगला है, कुछ भी बोल देता है। क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जी बहुत सारा क्रिया खा के आए थे कि अब नहीं बदलेंगे, अब नहीं कहीं जाएंगे। और उस समय जब मैं ये बात बोला था ना तो 6वें महीना हुआ था सरकार का बने हुए, तब सबने कहा कि कुछ ज्यादा बोल दिया, फ्लो में ज्यादा बोल दिया। और सच कह रहा हूं, सरकार गिराने में मनीष कश्यप का कोई योगदान नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कि मनीष को बहुत कष्ट हुआ है। 45 डिग्री टेम्परेचर में एक घर में 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा, उसी में बाथरूम, और उसमें 4.5 महीना बंद रहा। भगवान ने देखा और तेजस्वी यादव जी को सजा मिला और सरकार बिहार की गिरी सरकार। और मेरे खिलाफ कोई आरोप जो है ना सरकार ने साबित नहीं किया। कैसा रहा आपका जेल का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मैं इस देश के हर एक चैनलों के हेड को कहना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के कम से कम 2 पत्रकारों को जेल जरूर भेजें। जरूर। ये हंसने वाली बात है, किसी के लिए हंसने वाली बात हो सकती है और किसी के लिए जिंदगी बदलने वाली बात हो सकती है। आपको नहीं पता है कि जेल में गरीबों के साथ किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है और उनको शौचालय के पास सुला दिया जाता है। और जो गुनाह कुछ नहीं किए होते हैं, आप जाइए, उस पर रिपोर्टिंग करना जरूरी है। क्योंकि भारत में अगर अपराध की घटनाओं को कम करना चाहते हैं तो जेल में सुधार की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं। कोई नहीं कहेगा ये बात, कोई नहीं कहेगा कि कैसे गरीब आदमी जो है ना वो किसी को एक थप्पड़ मार देता है और उस केस में जेल जाता है और उसको शौचालय के बाहर सुला दिया जाता है, शौचालय साफ कराया जाता है। अब जाके देखिए स्थिति क्या है। खाना जो है ना वो जेल में सही खाना नहीं दिया जाता है, जो मैनुअल के हिसाब से खाना देना होता है वो खाना नहीं दिया जाता है। जेल का मतलब ये होना चाहिए कि अगर 100 अपराधी जेल जा रहे हैं तो जेल से निकलने के बाद 99 अपराधी सुधर जाए। और भारत में यह है कि 100 अपराधी जेल जा रहे हैं तो 99 अपराधी और बड़ा अपराधी बन के आते हैं, एक आदमी सिर्फ सुधरता है। क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स पे बात होता है जेल के अंदर? क्यों नहीं जो है आपका चैनल जो है जेल के अंदर स्पेशल कवरेज एक चला रहा है? क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को जो है जेल के अंदर जाने दिया जाता है और कैदियों से बात करने दिया जाता है? महीना में कम से कम एक दिन ऐसा होना चाहिए, हर महीना में, जिस दिन जेल के अंदर जो है मीडिया जाए और कैदी लोग आए और अपनी बातों को कहें, ऑन कैमरा कहें, ऑन रिकॉर्डिंग कहें, ताकि जो है जेल की सच्चाई जो है सामने आए। और इसके लिए जो है आप लोग एक स्पेशल खबर चलाइए आप लोग। बिल्कुल, क्योंकि हम आपने जो बातें कही हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। और जो जेल के अंदर की बातें हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं तिहाड़ से किस तरह की खबरें आती हैं, कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है, कभी किस तरीके से मारपीट होती है। तो चूंकि आप 9 महीने रह के आए हैं, मैसूर की जेल में थे शायद आप, कहाँ पे थे? मदुरई की जेल में थे, सॉरी। तो मदुरई की जेल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किस तरह की दिक्कतें आपकी जेल में? हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, क्योंकि आपने वो 4-5 जेल घूम चुका हूँ। चेन्नई का सेंट्रल जेल, पुलल जेल ISO सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है चेन्नई का पुलल जेल, वहां घूमा। मदुरई सेंट्रल जेल घूमा, बेऊर सेंट्रल जेल, आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर पटना, वहां घूमा। बेतिया जेल में गया, वहां घूमा। ये 4 जेल हो गया। मैंने किसी भी जेल में नहीं देखा कि वहां के कैदियों के साथ इंसाफ हो रहा है, किसी भी जेल में नहीं देखा। बहुत सारी चीजें अगर बता दूंगा तो फिर से उठा के डाल दिया जाएगा मुझे, ये सच्चाई है, नहीं बता सकता हूँ ऑन कैमरा। हिम्मत है तो आप लोग दिखा दीजिए। मेरा जितना हिम्मत हुआ उतना बोला तो सही, मैंने हिम्मत तो किया। आपको अगर हिम्मत है तो एक कवरेज करके दिखा दीजिए वहां के बारे में कि किस प्रकार से जो है गरीब लोग जो है वहां घुट घुट के मरते हैं, जिन्होंने किसी, पता है कन्विक्शन रेट भारत का 2% है। इन सब चीजों पे काहे नहीं बात करते हैं? मनीष कश्यप को बैठा देते हैं और सामाजिक मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते हैं? कन्विक्शन रेट भारत का सिर्फ और सिर्फ 2% है। 100 में से 2 लोग जो है वो सजा पाते हैं, 98 लोग जो है बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और वो 98 लोग
बरी होने के बावजूद जो है ना जेल की सजा काट के जो है ना वहां पे घुट घुट के मर के आए रहते हैं। जरा बताइए इस पे कौन कवरेज करेगा? कीजिए लोग और सुधार कराइए लोग। जब पंखा आया था ना, लाइट आया था ना जेल में, तो पूरा देश में हंगामा हुआ था कि कैदी एक दूसरे को आग करंट लगा देगा। लाइट आया, उसके बाद पंखा आया था ना, उस समय भी हंगामा हुआ था। टीवी आया तो भी हंगामा हुआ। और आज ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूं कि मोबाइल कैदियों को दिया जाना चाहिए और उस मोबाइल में 5 नंबर या 4 नंबर रजिस्टर्ड करके देना चाहिए, ताकि वो सिर्फ अपने परिवार से बात करे और परिवार से कनेक्ट रहे, और ताकि उसको इस बात का एहसास रहे कि जेल के अंदर है, कितना दिक्कत हो रहा है। जेल से बाहर निकलेंगे तो परिवार के लिए जिएंगे, परिवार के लिए मरेंगे। जेल के अंदर कैदियों को जो है ना कम से कम हर दिन 2 घंटा कंप्यूटर का व्यवस्था देना चाहिए, ताकि वो सोशल मीडिया पे देख सके कि भारत और देश में जो है क्या क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया कितनी आगे चली गई। तब जाके वो लोग सुधरेंगे। किसी ने तो लाइब्रेरी सिस्टम लाया होगा ना जेल में पहली बार। किसी ने तो टीवी सिस्टम लाया ना, टीवी अभी जेल में रहता है, टीवी दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर भी दिया जाए, सोशल मीडिया से जेल के कैदियों को कनेक्ट किया जाए, ताकि वो एक कैदी के रूप में जेल में जा रहे हैं, एक अपराधी के रूप में जेल में जा रहे हैं, और जब जेल से बाहर निकले तो एक सभ्य नागरिक के रूप में जेल से बाहर निकले। आपने जेल में सुधारों की बात की, मानवाधिकारों की बात की। महात्मा गांधी जब जेल गए थे तो उन्होंने खूब अनशन वगैरह किए थे। आपको महात्मा गांधी से विशेष स्नेह है? पता कीजिएगा बेतिया जेल में अनशन किए थे कि नहीं किए थे हम? मनीष कश्यप नाम है जेल। सुनिए एक और चीज बता दे रहे हैं। हाँ। बेतिया जेल में अनशन किए थे, ठीक है। और मनीष कश्यप ऐसा आदमी है कि समाज सेवा के फील्ड में भी मनीष कश्यप को अनेकों मेडल मिला है, कॉलेज के दिनों में अनेकों मेडल मिला है। और जेल में 15 अगस्त के दिन बेतिया जेल में पूरा गेम कराए थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, रस्सी, खो खो, सब रस्सी खींच, खो खो, सारा गेम कराए थे। और वहां के सुप्रिंटेंडेंट साहब ने मुझे मेडल दिया था इतना बड़ा, और कहा था कि पहली बार जेल में पूरा खेल हुआ और बिना विवाद, बिना झगड़ा। पता कीजिएगा बेतिया जेल में, बेतिया का रहने वाला हूं, ये बात सही है कि नहीं सब लोग जानते हैं। लेकिन विवाद और झगड़ों से आपका नाम बहुत शुरू से ही लगता रहा है। आपने हाई स्कूल में मास्टर को पीट दिया, किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी, फिर सुनिए ये सब गलत चीज है। हाई स्कूल कश्मीरियों को पीट दिया आपने, आरोप लगता है। नहीं, इस चीज को समझिए। अगर आपके पिताजी कश्मीर में पत्थर खा रहे होते ना तो इस दर्द का एहसास होता। मैंने कश्मीरियों को पहले सुनिए, लेट मी क्लियर। मैंने कश्मीरियों से पूछा था क्या कि पुलवामा हमला हुआ है, 44 जवान शहीद हुए हैं, आप लोग यहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं है कि नहीं? हम लोग कितना सुरक्षित रखते हैं उन लोगों को। और जब हमारे लोग जाते हैं तो वहां पे पत्थर से हमला किया जाता था उस समय, जब कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आई थी। मैंने ये सवाल पूछा था सिर्फ, उसके अलावा कहीं झगड़ा झंझट नहीं हुआ था। तो फिर उन लोगों ने कुत्ता छोड़ दिया, उन लोगों ने, बस इतना ही हुआ था। हेडमास्टर को मैंने पीटा नहीं था। 443 बच्चों का करियर हेडमास्टर ने बर्बाद कर दिया था। उसके घर के सामने धरना पे बैठ गया था, तो क्यों पे आरोप लग जाता है कि पीट देते हैं? कैसे नहीं आरोप लगेगा भैया, कैसे नहीं आरोप लगेगा? नहीं लगता है क्या? जेल में तो 20-20 साल सजा काट के आते हैं, बाद में पता चलता है निर्दोष था। एगो बात बताया हम आपको, सुनिए, एगो बात बता रहे हैं। एगो लड़का के दिल में छेद था, 9 साल का लड़का था, हरिजन समाज से लड़का आता था, दिल में छेद था। उसके लिए वीडियो बनाया बैंक के बाहर, और बैंक मैनेजर ने आरोप लगाया कि बैंक में आके मारपीट किया। उस लड़के के लिए वीडियो बना, वो लड़का मर गया। उसका बाबूजी कह रहे थे कि मेरा 1 लाख से ज्यादा रुपया है बैंक में, जो है बैंक मैनेजर जो है हमें मदद नहीं कर रहा है और किसी ने फ्रॉड कर लिया है, और मैं पूरे जीवन भर कमा के अपने बच्चों को बचाने के लिए पैसा रखा था, और मेरा मतलब मेरे खाते में पैसा है, और मैं नेट बैंकिंग नहीं यूज करता हूँ, अनपढ़ हूँ, नेट बैंकिंग नहीं यूज करता हूँ, कोई मोबाइल बैंकिंग नहीं यूज करता हूँ, एटीएम कार्ड नहीं यूज करता हूँ, तो मेरे खाते से पैसा गया कहाँ? तो मेरे खाते से किसी और के खाते में गया होगा। वही बात आके वो पूछ रहा था कि मेरे बच्चे का इलाज कराना है, और बैंक मैनेजर नहीं मदद कर रहे थे। मैं वहां बाहर बैठा था, बाहर से वीडियो बनाया, मेरे ऊपर आरोप लगा कि बैंक के अंदर घुस के मारपीट किया है मनीष कश्यप ने। जब आरोप लगा मारपीट किया, तो मारपीट का वीडियो सीसीटीवी रहता है ना बैंक में, तो वो आना चाहिए ना। मैं एक बच्चे का जान बचाने के लिए आवाज उठाया और मेरे घर का कुर्की हो गया। जाइए ना, पूछिए ना। मैनेजर का बात तो आप लोगों ने दिखा दिया, वहां के आसपास के लोगों का, बैंक के बाहर के लोगों का पूछिए तो सही कि मनीष कश्यप ने जान बचाने के लिए वीडियो बनाया था कि अंदर जाके मारपीट किया था। मीडिया जो है ना आज के समय में, उसमें हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग भी यूट्यूब पे पत्रकारिता या जो भी किए हैं उसमें हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक आंख बंद करके एक ही चीज देख रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट वाले हो, चाहे राइट वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक ही चीज दिख रहा है। ना मीडिया को पक्ष की बातें करनी चाहिए, ना विपक्ष की बातें करनी चाहिए। मीडिया कैसा होना चाहिए आप बताइए? कहा है निष्पक्ष होगा मीडिया? किस किताब में लिखा हुआ है निष्पक्ष होगा मीडिया? मीडिया को जनपक्ष होना चाहिए, जनता के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। कहां पढ़ाई किया आप? बताइए, ये चीजें बताइए। यही चीजें मीडिया में गलत परसेप्शन डाल दिया गया है।
अब बताइए कहां लिखा हुआ है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए? आप निष्पक्ष रहिएगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। आप जनता के पक्ष में रहिए, आप भारत के पक्ष में रहिए, भारत के लोगों के पक्ष में रहिए। ये चीजें बताइए लोगों को। मीडिया को कभी निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, और हम कभी निष्पक्ष नहीं थे, इसीलिए हमारे ऊपर इतना केस हुआ। हम निष्पक्ष होते तो आज हमारा एयर कंडीशन का बहुत सब्सक्राइबर है। पटना में जो है 4 फ्लैट रहा था और बहुत बड़ा बड़ा ऑफिस खोल दिए होते आज। हम कभी निष्पक्ष नहीं रहे। हमें इस बात का गर्व है कि ना हम विपक्ष की बात किया ना पक्ष की बात किया। जब यूट्यूबर थे तो हम सिर्फ और सिर्फ जनपक्ष की बात किए, और आपको भी जनपक्ष की तरफ होना चाहिए, आपको भी भारत के पक्ष की तरफ होना चाहिए। जिस दिन आप लोग न्यूट्रल गियर में चले गए, न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष, जिस दिन निष्पक्ष हो गए, समझिए कि देश में कुछ भी होगा उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। लास्ट सवाल है कि जब आपने ग्राउंड रिपोर्ट शुरू की उसमें आरजेडी तो सरकार में थी नहीं? थी आरजेडी में सरकार थी? हाँ थी। कब से आप ग्राउंड नहीं, हम तो वीडियो बनाना 2017 से ही शुरू किए थे, जब सरकार में थी। और जब हम मतलब कि प्रॉपर रिपोर्टिंग करना शुरू किया उस समय बीजेपी और जदयू सरकार में थी। बीजेपी जदयू सरकार। हाँ, लेकिन हम वीडियो, तो आखिर तेजस्वी से टसन कैसे शुरू हुआ आपके? अरे उनको कोई भी युवा पसंद नहीं है बिहार में। आप बताइए ना, तेजस्वी यादव है, उनका परिवार। मैं वही सवाल पूछा ना आपसे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को निष्पक्ष होने की जरूरत नहीं है, जनपक्ष हो जाइए। सवाल का जवाब आप लोग किसी से पूछिएगा नहीं, खुद जवाब देना शुरू कर दीजिएगा कि रोड खराब है, काहे नहीं बना रहे हो, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन कर रहा है, नाम बताना शुरू कीजिएगा। पट 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 मुंह पे नाम आना शुरू हो जाएगा। तेजस्वी परिवार जो है, लालू परिवार आज तक किसी युवा को सपोर्ट किया? बिहार में किसी युवा को आगे बढ़ाया? ओलंपिक में कोई युवा का मेडल नहीं, क्रिकेट में कोई युवा आगे नहीं जाता है। उनके जात का युवा जो है, लड़का जो है, उनके जात का लड़का जो है दिल्ली से खेल के जो है आज जो है लखनऊ में खेल रहा है और सबसे फास्ट बॉलिंग फेंक रहा है। ईशान किशन झारखंड में चला गया। ये सारी सच्चाई है। देखिए, तेजस्वी को खुन्नस है, एक युवा को बिहार में नहीं बढ़ाए हैं। 35 साल हो गया लालू जी को सत्ता में या सत्ता से बाहर। 1990 से 2005 तक सत्ता में थे, फिर 2015 से लेकर 17 तक सत्ता में रहे, फिर 2022 से लेकर 23 तक सत्ता में रहे, 17 महीना का दो। इन 35 सालों के बीच में एक युवा को आगे नहीं बढ़ाया, एक बिहारी को जो है लालू परिवार ने आगे नहीं बढ़ाया, और एक अपने जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया, एक मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाया। और आप लोग कहते हैं एमवाई का समीकरण बना के रखा है, एमवाई का समीकरण बना के एमवाई को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। बाप का भी समीकरण बना रहे हैं हाँ जी, वो तो आप कहें कि एमवाई समीकरण नहीं, बाप का भी समीकरण है। अब वहां तो माई बाप का पार्टी है ही। बाबूजी नहीं होते तो उनका अस्तित्व क्या होता? ये लोग अपने बाप के दम पे जो है सीएम या डिप्टी सीएम बने हैं, ये लोग अपने बाप का फसल काट रहे हैं। ये सच्चाई है। आपको यहाँ पे आपके नाम से, आपके काबिलियत के नाम से लोग जानता होगा, आपके पिताजी के नाम से नहीं जानता होगा। तो जो अपने काबिलियत से आगे बढ़ रहा है ना, उसका सपोर्ट थोड़ा बहुत आप लोग कीजिए, और जो अपने बाप का फसल काट रहा है ना, उससे थोड़ा कड़वे सवाल आप लोग पूछा कीजिए। उससे आप लोग मीठे मीठे सवाल पूछते हैं, और जो अपने दम पे बढ़ रहा है उसको जो है चारों तरफ से माइक लगा के जो है थोड़ा सा प्यारा सा। मानते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार में शिफ्ट उठा के दिल्ली भेजना तेजस्वी की स्ट्रेटजी? एकदम बिल्कुल, सबको पता है। कन्हैया कुमार जब गठबंधन में थे और चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तब तेजस्वी यादव जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां पे। और अभी जो है कन्हैया कुमार औरंगाबाद में मंच पे भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव जी आए तो एक आदमी ने धक्का मार के हटा दिया उनको कि जाइए यहाँ से, भागिए, कन्हैया कुमार को। और अब जो है टुकड़े टुकड़े गैंग जो है दिल्ली में आया है, और वो टुकड़े टुकड़े गैंग का स्थिति क्या होगा आपको भी पता। कन्हैया कुमार को लोग क्यों वोट दें? काहे लाख वोट दें? 5 को काम बताइए कन्हैया कुमार ने किया हो? न्यूज चैनलों पे बैठ के डेटा के साथ कोई कभी बात किया हो उन्होंने? केवल थेथरोलॉजी करते हैं, मोदी जी को गरियाते हैं, सिर्फ इतना ही काम है उनका। देख लीजिए जाके चैनलों पे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, जीडीपी पे, भारत की स्थिति पे कभी बात किया हो? गरीब हो गए, मोदी जी ने लूट लिया, यही तो सिर्फ कन्हैया कुमार कहते हैं, सिर्फ गरियाते हैं मोदी जी को। कन्हैया कुमार का इंटरव्यू करने का मौका मिले तो कौन सा सवाल पूछेंगे? किसको? आपको। हम भाई वैसे वैसे देशद्रोहियों का मौका ही नहीं देंगे भाई, हम लेंगे ही नहीं इंटरव्यू। वो आप लोग दीजिए वैसे वैसे लोगों को मौका, हम नहीं देंगे वैसे वैसे लोगों को मौका। क्या है भाई, हम न्यूट्रल थोड़ी है, न्यूट्रल गियर में हमारा गाड़ी थोड़ी चलता है। हम एकदम जनता के पक्ष में रहते हैं, हम भारत के पक्ष में रहते हैं, हम देशद्रोहियों को मौका नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी बातचीत करने के लिए। चलिए, अगर कोई बात बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से बात करता हूँ।